हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। तो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स हमें थोड़ा एटम्स के बारे में, अब आपने पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है क्योंकि एटम के बारे में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट जो बताया गया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें रदरफोर्ड ने यही कंक्लूड निकाला था कि जो एटम है, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रीजन है और उस पॉजिटिव चार्ज रीजन को ही क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लियस नाम दिया गया था। तो जो पॉजिटिव चार्ज रीजन है वो क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंपोज्ड करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। जो न्यूट्रॉन है वो कैसे हैं? न्यूट्रल हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और जो प्रोटॉन है उनके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जो न्यूक्लियस है वो किस किस का बना हुआ है? वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना है। और जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमने इस साइज के बारे में बात करनी है। जो एटम के सेंटर को हम क्या कहते थे? हम न्यूक्लियस कहते थे, लेकिन फर्दर जब स्टडीज़ हुई, जब चैडविक ने क्या निकाला था? न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया कि जो आपका न्यूक्लियस है वहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी हैं, वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, वहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब आप साथ में कंपोज करते हैं तो उसको ही हम न्यूक्लियॉन्स भी हम कहते थे। तो अब हमने इस न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में हमने बताना है। हमने लास्ट टॉपिक में हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे हमने निकालनी थी रेडियस। तो रेडियस के लिए हमने एक फार्मूला हमने लिखा था कि जो रेडियस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के m e स्क्वायर। तो ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के केस में हमने ये एटम की क्या निकाली थी? रेडियस निकाली थी। तो यहाँ से हमने रेडियस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई थी। अब आज हमने क्या करना है? हमने इस न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में हमने स्टडी करना है। तो यहीं से पता लग रहा है हमें स्टूडेंट्स कि जो न्यूक्लियर का जो साइज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो डिपेंड कर रहा है आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो जो न्यूट्रॉन है उसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जो प्रोटॉन है वो z है। और जो मास नंबर होता है हमारा वो क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आपको मालूम है कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर जो साइज़ है उसकी जो वैल्यू करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स? वो डिपेंड करेगी मास नंबर के ऊपर, क्योंकि जो न्यूक्लियर साइज़ है वो लीनियरली क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है विद मास नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, उसी हिसाब से हम क्या निकालेंगे? न्यूक्लियस का साइज निकालेंगे। तो कुछ न्यूक्लियाई जो हैवी जो न्यूक्लियाई होंगे वो बिगर होंगे साइज में, और जो लाइट जो न्यूक्लियाई होंगे वो स्मॉल होंगे साइज में। तो पता लग रहा है कुछ हैवी न्यूक्लियाई होंगे, कुछ लाइट न्यूक्लियाई होंगे। तो ये फिर हम उनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सा जो न्यूक्लियाई है होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा होगा जो अनस्टेबल होगा। ये हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हम बता रहे हैं कि स्फेरिकल है शेप में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये स्फेरिकल ही होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, अब जैसे स्फेयर हम लेते हैं, स्फेयर का जो हम वॉल्यूम लेते हैं, अब ये जो वॉल्यूम है किसका? न्यूक्लियस का। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये मास नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी जो वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस होगा। वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो वॉल्यूम है, अब मैंने बता दिया कि जो शेप है वो कैसी है? स्फेरिकल है, ठीक है। जैसे आप स्फेयर का जो वॉल्यूम लेते हो उसी तरह हमने यहाँ पर भी इसका भी हमने क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इफ आर बी द रेडियस, अगर ये रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, देन वॉल्यूम
देन वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये वैल्यू किसके, मास नंबर के ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है हमारे न्यूक्लियस का साइज। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू आएगी, जो रेडियस की जो वैल्यू आ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए, और रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ये क्यूब रूट आ जाएगा 1/3। और इसको आपने कैसे लिखना है, R इज इक्वल टू R0, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा रहे हैं तो यहाँ R0 लेंगे और A 1/3। तो ये जो R0 है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर एक न्यूक्लियाई के लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। R0 इज एन empirical constant for all nuclei। और इसकी जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू रहती है R0 की 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। और इसको हम 1.2 फर्मी भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.2 फर्मी। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास आ जा रही है, तो वो जो फर्मी की जो वैल्यू होती है, 1 फर्मी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है, मीटर के बराबर रहती है। तो ये वैल्यू हर एक न्यूक्लियाई के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जो हैवी जो न्यूक्लियाई होंगे वो उनका जो साइज होगा वो बिगर होगा, वो बिगर साइज में होंगे, और जो लाइट जो न्यूक्लियाई होंगे उनका जो साइज होगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, तो ये आपने कर देना है, क्योंकि जो वॉल्यूम रहेगा, जो साइज रहेगा न्यूक्लियस का, वो लीनियरली किसके ऊपर डिपेंड करेगा और वेरी करेगा, वो विद मास नंबर। जितना ज़्यादा मास नंबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। जो न्यूक्लियॉन्स जिसे हम कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको आप कंबाइन करके आप क्या बोल सकते हैं, इसको हम न्यूक्लियॉन्स हम कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी हमें पता ही है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस की बात हो रही है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का मास लेंगे और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब हम लिखेंगे आगे, लेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू ए, ये के बराबर हम ले रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, अब जो न्यूक्लियॉन्स जो होता है उसके जो नंबर हम ले रहे हैं वो हम किसके बराबर ले रहे हैं, ए के बराबर ले रहे हैं। अब जो मास नंबर भी है, मास नंबर को भी हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो वो क्या है, इसमें ये पूरा ये नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए से हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या हम, कि इतने न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हमने क्या लिखना है, मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन्स। अब हर एक न्यूक्लियॉन्स का हम उसमें मास लिखेंगे। अब न्यूक्लियॉन्स हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन्स भी आ जाएंगे और न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे, और प्रोटॉन्स भी आ जाएंगे, क्योंकि अब मास की जो वैल्यू रहती है वो हमें पता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पर ये जो मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो हमने ले लिया मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स हम कहते हैं, इससे ही
क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। तो हम मास की वैल्यू लिख देंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस। टोटल मास आ जाएगा जब हम न्यूट्रॉन्स का मास और प्रोटॉन के मास को हम कंबाइन करेंगे तो टोटल 1.66 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए, और ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, क्योंकि ए क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही हमारा कंबाइन करके क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है। और जो मास होगा न्यूक्लियस का वो हम लिखेंगे, और साथ में जो नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स हमने लिया है उससे हम इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है। और यहाँ पर हमने अभी साइज ऑफ न्यूक्लियस में हमने निकाला था R = R0। ये अभी हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस में हमने वैल्यू निकाली हुई है, तो ये मैं लिख सकते हैं हम इसको R = R0 A⁻⁻⁰। तो अब हम वॉल्यूम हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो रेडियस है इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम R0 क्यूब, और ए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। तो अब हम डेंसिटी हम निकाल देंगे। तो डेंसिटी हमारे पास क्या है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस हम लिख रहे हैं, यहाँ पर निकाला है हमने मास ऑफ न्यूक्लियस 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और ए हमने लिया था नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के लिए, इस यहाँ हमने निकाला है मास ऑफ न्यूक्लियस ए, और ये किलोग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई R0 क्यूब और ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर ये मीटर क्यूब था, और यहाँ पर मैं ए से ए आप कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 3 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अपॉन यहाँ पर 4 पाई की जगह हम लिख रहे हैं 3.14 इंटू R0 क्यूब। R0 हमने एम्पेरिकल कांस्टेंट की जो वैल्यू है फॉर ऑल न्यूक्लियाई, तो R0 की वैल्यू हमने निकाली है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1.2 इंटू 10⁻⁻15 क्यूब। और जब हम इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू। तो ये जो न्यूक्लियर जो डेंसिटी है वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ए क्या है, मास नंबर है, तो हम ए से ए कैंसिल हो गया है, तो ए क्या है, मास नंबर है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी हर एक एटम की क्या रहेगी, सेम रहेगी। न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑल एटम इज सेम, और डेंसिटी जो न्यूक्लियस की होगी वो मैक्सिमम क्या रहेगी, सेंटर पर मैक्सिमम रहेगी, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे ही न्यूक्लियर डेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, एंड डिक्रीज एज वी मूव आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर डेंसिटी हम ये लेते हैं 10⁻, अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू लेते हैं 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू रहती है।